चलो ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने पास इस क्वेश्चन को कॉपी करो। हाउ फार वाज औरंगजेब रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? हाउ फार वाज औरंगजेब रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? हाउ फार वाज औरंगजेब responsible for the decline of the Mughal Empire? How far was Aurangzeb responsible for the decline of the Mughal Empire? यानी कि औरंगजेब किस हद तक रिस्पॉन्सिबल था मुगल एम्पायर की डिक्लाइन लाने में? मुगल एम्पायर की डिक्लाइन लाने में औरंगजेब ने क्या क्या काले मुंह किए थे? ठीक है, ये सवाल एग्जामिनर आपसे मैक्सिमम 14 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, कितने मार्क्स में? मैक्सिमम 14 मार्क्स में। तो मैं आपको उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि औरंगजेब की ऐसी क्या क्या करतूतें थी जिस वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आया। ठीक है, इस सवाल के अंदर हमें आंसर्स किस तरीके से लिखने, देखो सबसे पहले ये ब्रॉडर टर्म्स है। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग डिस्कस करोगे, अपने पास इसको फॉर्मेट में लिखो। सबसे पहले एक सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट दोगे। सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट अपने पास लिखो, औरंगजेब died in 1707 and was the last great Mughal emperor. Died in 1707 and was the last great Mughal emperor. ठीक है, ये आपने सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट देना है। ठीक है, उसके बाद his policies were controversial. His policies were controversial and many of them became some prominent reasons for the decline of the Mughal Empire. For the decline of the Mughal Empire. ठीक है, ये आप लोगों ने सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते, आप इसको और छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, बच्चों के मेरी राइटिंग स्पीड ज्यादा है, मुझे अपने हिसाब से पता है कि मैं जो है ना वो, और आप लोग भी तब तक इतने ट्रेन हो जाओगे कि आप लोग इतना सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे वो रीजन जिसकी वजह से, वो पॉलिसीज औरंगजेब की जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आया। तो सबसे पहले अपने पास लिखो P1, पैराग्राफ 1 में आप डिस्कस करोगे एक्सपेंशन पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेंशन पॉलिसी। अब ये थी क्या, ये हम लिखेंगे नहीं, ये मैं आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोग घर से फिर इसके ऊपर वर्किंग करके इसको आंसर फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, अब जरा गौर से इसको समझ लो। औरंगजेब हमेशा से ये चाहता था कि मेरा ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो एम्पायर। सही है, औरंगजेब हमेशा ये चाहता था कि मेरा ग्रो करता जाए एम्पायर। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दाएं बाएं आगे पीछे बस मेरे एम्पायर की टेरिटरीज बड़ी होती जाए। ठीक है, अब जाहिर है अगर आप मुगल इंडिया को याद करो तो आपको पता है साउथ के अंदर जो डेक्कन है उसके अंदर मराठास हैं, नॉर्थ की तरफ पठान्स हैं। तो मुगल एम्पायर इंडिया के अंदर इट वाज अ कॉम्पोजिट एम्पायर, अकेला खाली औरंगजेब नहीं था, दूसरे लोग भी थे। लेकिन औरंगजेब को बस यही था कि मेरा एम्पायर बड़ा होता जाए, बड़ा होता जाए, बड़ा होता जाए। तो जो दूसरे लोग हैं उन्होंने बोला, आपके घर के ऊपर अगर कोई आके बंदा आ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। ठीक है, तो लेकिन औरंगजेब चाहता था हर चीज में, हर लैंड मेरे पास आ जाए। तो औरंगजेब बस हर किसी से झगड़े करता गया, किस किस उम्मीद पे कि मेरा एम्पायर बड़ा होता जाएगा। सो औरंगजेब वाज एन एक्सपेंशनिस्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब वाज एन
expansionist. He wanted to expand his empire to new territories. इस एक्सपेंशन की खातिर औरंगजेब मराठा से 25 साल लड़ता रहा। कितने साल? 25 साल तक लड़ता रहा और इस 25 साल की लड़ाई में इसको कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। अब बच्चा जब आंसर लिखता है तो वो किस तरीके से लिखता है, इस चीज के ऊपर जरा फोकस कीजिएगा। देखें, एक आम बच्चा ना इस चीज को इस तरह लिखता है, औरंगजेब, मैं हर पॉइंट का नहीं लिखूंगा, सिर्फ यही समझा रहा हूं, ठीक है? तो आंसर लिखने का तरीका देखो। औरंगजेब वॉज एन एक्सपेंशनिस्ट, औरंगजेब एक एक्सपेंशनिस्ट था, ठीक है? ही, एक बात की आपने, दिस इज अ जनरल, ये जो जुमला है हमारा, यू कैन क्लासिफाई दिस एज अ जनरल स्टेटमेंट, ठीक है? ये जो जुमला है आपका, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, इसका एज सच बहुत ज्यादा रिलेशन हिस्ट्री से नहीं है। अब हिस्टोरिकल एग्जांपल आएगी। ही वाज एन एक्सपेंशनिस्ट, ही फॉट, या आपने एग्जांपल दी कॉन्क्रीटली, फॉट विद द मराठास। किससे लड़ता रहा? अब लड़ता तो रहा, ये बच्चे ने पॉइंट को आइडेंटिफाई कर दिया, इसको हम कहते हैं बच्चे ने पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन कर दी है। लेकिन इसको डेवलप कैसे करोगे? इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि इट वेस्टेड, इससे क्या वेस्ट हुआ होगा? मुगल रिसोर्सेस एंड एम्प्टीड मुगल ट्रेजरी, रॉयल ट्रेजरी खत्म होती गई। आर वी क्लियर ऑन दिस? और चैप्टर नंबर 3 में हम आगे चल के पढ़ेंगे वन ऑफ द रीजंस के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम अनसक्सेसफुल क्यों रहे। वो इस वजह से क्योंकि मुगल एम्पायर जो थे, उसको बहादुर शाह जफर टू, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो कहीं और से हैवी वेपनरी मंगा सके। मेरी बात समझ रहे हो? उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आया। तो बच्चा पॉइंट आइडेंटिफाई करके छोड़ देता है, इस तरह नहीं, आपने पॉइंट, बस ये बात पूरी हो गई आपकी। सो ये देखना जरा इधर, अब जब वो एक्सपेंड करता रहा, ठीक है, इधर से देखना ये वाला पॉइंट, कैन यू प्लीज रीड दिस? इस पॉइंट के अंदर ये आपने, ये मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने आंसर किस तरीके से लिखना है, ठीक है? ही फॉट विद द मराठास, कहां पर लड़ता रहा? डेक्कन के अंदर 25 साल, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? दिस वेस्टेड बोथ मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यहां तक लिखना बहुत है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरे नोट्स में देखो एक्सेसिव डिटेल्स है, एक्सेसिव डिटेल्स ये रही, ठीक है? मुगल आर्मी हारी दिल्ली में, जगह कैप्चर हुई, ठीक है, दिल्ली कैप्चर कर लिया मराठास ने 1760 के अंदर। दीज आर ऑल एक्सेसिव डिटेल्स, इनके बगैर भी आपका स्टार आ सकता है, कोई शक? ये डिटेल्ड नोट्स है। बुक आपकी जो कैली और स्मिथ है उसमें इस तरीके से नहीं होता, उसमें तो बहुत शॉर्ट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने इस पूरे पॉइंट में से यहां पर क्या लिखा है ये देख लो कि मराठा से लड़ता रहा 25 साल तक और उसकी सारी ट्रेजरी खाली हो गई। आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? कुछ और भी ग्रुप्स थे जिनसे वो लड़ता रहा, उन ग्रुप्स में से एग्जांपल मैं आपको देता चलूं। मैंने आपको बताया नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन था? नॉर्थ इंडिया के अंदर टुवर्ड्स द नॉर्थ देयर वर द पठान्स, पठानों से लड़ता रहा। वेस्ट हुआ आगे, राजपूत से लड़ता रहा, जट से लड़ता रहा, ठीक है? जट्स एक, आपको नहीं कहा मैंने, ठीक है? जट्स एक लोग थे, ठीक है, जिनसे औरंगजेब लड़ता रहा। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो राजपूत से लड़ता रहा, बच्चे को सिर्फ इतना लिखना है, नोट्स में ये डिटेल एक्सेसिव है, ठीक है? सिखों से लड़ता रहा, जट से लड़ता रहा, पठान से लड़ता रहा। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये आपने लिखना होगा एज अ इन योर फर्स्ट पैराग्राफ कि औरंगजेब की एक्सपेंशन पॉलिसी भी क्या थी। एक तो बात हो गई, समझ आ गई भाई बंदे को कि आपकी सारा जो रॉयल ट्रेजरी थी वो खाली होती गई। दूसरा, इससे पता है क्या हुआ? कई जगहों पर औरंगजेब ने जंगे की और सक्सेसफुल भी रहा, तो वो लैंड हमारे पास आ जाती थी। हमारे पास आने का मतलब ये मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के पास आ जाती थी। तो भाई इतना बड़ा संभालना आसान बात है नहीं, औरंगजेब का इतना बड़ा हो गया था एम्पायर कि उससे संभाला ही नहीं जा रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? उससे क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, इनएफिशिएंसीज क्रिएट हुई।
एग्जाम्पल इसकी क्या है, एग्जाम्पल मैं आपको एक बिल्कुल आसान से एग्जाम्पल देता हूं। आप फर्ज करें कि ये आपके पास एक लैंड है, ठीक है, ये आपके पास एक लैंड है, ठीक है, ये इंडिया है सपोज कर लो। एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर। बंदा नहीं है, ये दो जगहें हैं समझो। बीच में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल नकली एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये आपका मुगल एम्पायर है। इतना बड़ा हो गया एम्पायर कि अगर यहाँ कोई मसला है, जब तक यहाँ सॉल्व करने के लिए पहुंचता था, अगर यहाँ मसला है तो इतना टाइम ही नहीं मिलता था। इसको कहते हैं इनएफिशिएंसीज। इसको क्या कहते हैं? इनएफिशिएंसीज, या फिर आसान जबान में इसको आप कहते हो एडमिन प्रॉब्लम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव मसले मसाइल बहुत बढ़ गए, लोग तंग आ गए कि हमारा बादशाह तो किसी काम का है ही नहीं। Does that make sense? So this is एक पॉइंट आप लोग अपने आंसर में इसका जिक्र कर लोगे, एक पॉइंट इसका जिक्र कर लोगे कि ये बहुत मुश्किल हो गया औरंगजेब के लिए कि एज अ सिंगल यूनिट मुगल एम्पायर को गवर्न करे। आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स ने मुगल एम्पायर के अंदर इंडिपेंडेंस क्लेम कर दी थी। वो बोलते थे हम तो है वो सुल्तान हिंद को मानते ही नहीं है, क्योंकि पावर ही नहीं थी, मसले मसाइल इतने हो गए थे। आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? तो सबसे पहले आपने इस बारे में बात करनी है कि जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी औरंगजेब की, उसके अंदर ये मसले मसाइल थे, ठीक है। और मार्क्स के हवाले से जब आप ये पॉइंट लिखेंगे आपको 2 मार्क इस पे मिल जाएंगे, आप ये लिखेंगे आपको 2 मार्क इस पे मिल जाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? पैराग्राफ 1 एक मजबूत पैराग्राफ बनाना, एक स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ बनाना। उसके पीछे रीजन क्या है? जब आपका फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट रीजन अच्छा डेवलप्ड होता है तो एग्जामिनर आपको उस पे कितने मार्क्स देता है? 7 मार्क्स। आर वी क्लियर ऑन दिस? जब आप एक्सपेंशन इस पॉलिसी को अच्छे से समझाएंगे तो उस पे आपको एग्जामिनर कितने मार्क्स तक दे देगा? 7 मार्क्स। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो औरंगजेब के हमें काम बताने, ठीक है। दूसरा आ जाओ, दूसरे पैराग्राफ में आप लोग इसका जिक्र करोगे। पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 2 के अंदर आप इसका जिक्र करेंगे। लगता है 2 फाइल्स मिक्स हो गई है यार। पैराग्राफ 2 के अंदर आप जिक्र करोगे किस चीज का? आप जिक्र करोगे ये वाली पॉलिसीज का। कौन सी पॉलिसीज का? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है। पैराग्राफ 2 के अंदर आपने डिस्कस करने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। ये डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है। तो एक पैराग्राफ में ये बात पूरी नहीं होगी, आप इसको 2 पैराग्राफ में लेकर, ठीक है। अब ये मसले मसाइल थे क्या, ये सुनिएगा। पहला मसला, औरंगजेब ने एक टैक्स निकाली थी जिसको कहा जाता था जिजिया टैक्स। क्या कहा जाता था? जिजिया टैक्स, ठीक है। अकबर ने अपने दौर में इस टैक्स को बंद कर दिया था। मुगल एम्पायर अकबर जो था ना, उसने अपने दौर में जिजिया को बंद कर दिया था। अब ये जिजिया थी क्या? देखो, ये एक टैक्स है जो हम इस्लामियात में भी पढ़ते हैं कि अगर जैसे याद है खुलफाए राशिदीन जो कैलिफ्स थे, वो कहीं पर एक्सपेंशन करते थे तो पहली ऑफर देते थे इस्लाम कबूल कर लो, दूसरी ऑफर देते थे कि नहीं कबूल कर रहे तो जिजिया दो, और फिर तीसरी जिहाद होती थी। ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है, ठीक है। तो औरंगजेब ने ये कहा था जो नॉन मुस्लिम्स इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, जो नॉन मुस्लिम ग्रुप्स है इंडिया के अंदर, उनकी प्रोटेक्शन किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। एज एन एम्पेयर उनको प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। तो उस प्रोटेक्शन के बदले में वो लोग मुझे टैक्स देंगे जिसको कहा जाता है जिजिया। सो ये 4 मार्क के अंदर सवाल आता है, व्हाट वाज द जिजिया टैक्स? सो जिजिया टैक्स जो थी, इट इज अ टैक्स दैट वाज लीव्ड, दैट वाज टेकन फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, सच एज हिंदूज एंड सिख्स, उनसे ली जाती थी। ये टैक्स अकबर ने बंद कर दी थी। अकबर ने हिंदू से ये टैक्स लेना बंद कर दी थी। औरंगजेब ने इस टैक्स को दोबारा निकाला, री इंट्रोड्यूस किया। जब औरंगजेब ने इस टैक्स को री इंट्रोड्यूस किया तो इससे हिंदूज खुश हुए होंगे, नाराज? इससे हिंदूज नाराज हुए। उन्होंने मुगल एम्पायर के खिलाफ रिबेलियन स्टार्ट कर दिया, लड़ना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला हम ये टैक्स क्यों दें, ठीक है। तो ये टैक्स एबॉलिश की थी किसने? अकबर ने खत्म की थी, लेकिन औरंगजेब ने रीइंट्रोड्यूस की। जिस वजह से वो बदनाम हुआ होगा,
या पॉपुलैरिटी, बदनाम हुआ, हिंदूज उसके खिलाफ खड़े हो गए। ठीक है, ये रीजन समझ आ गया। दूसरा रीजन, औरंगजेब ने कई हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय, औरंगजेब ने कई हिंदू टेम्पल्स डिस्ट्रॉय। वो, अच्छा, मैं एज अ हिस्टोरियन आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये बात 100% ट्रू नहीं है। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब की हिस्ट्री अगर आप पढ़ो, एकेडमिक हिस्ट्री, तो आपको ये पता चलता है कि औरंगजेब ने तो पैसे दिए भी थे टेम्पल्स बनाने के लिए। लेकिन हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ये एक नेशनलिस्ट हिस्ट्री है, यानी हम बस मुसलमानों की तारीफ और नॉन मुस्लिम्स की बुराइयां करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि औरंगजेब ने हिंदू टेम्पल्स तोड़ दिए। अगर कोई आपकी रिलीजियस स्पेस को तोड़ेगा तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको हमला कर देंगे आप उसके ऊपर। तो जब औरंगजेब ने रिलीजियस टेम्पल्स तोड़े, हिंदूज के टेम्पल्स तोड़े, तो हिंदूज इससे नाराज हुए। हिंदूज ने क्या स्टार्ट कर दिया? रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। हिंदूज ने बोला हमें ये एम्पिरर मंजूर नहीं है। आर वी क्लियर ऑन दिस? इसी तरीके से आप लोगों ने बॉलीवुड से, सब आप लोग बॉलीवुड के आशिक हो, तो आप लोगों ने बॉलीवुड में देखा होगा एक ड्रामा आता था पहले, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये ड्रामा, ऐसे ऐसे ड्रामे आते थे। एक आता था पार्वती, पता नहीं कौन कौन से ड्रामे आते थे। उसमें अक्सर ये दिखाया जाता था कि अगर हस्बैंड वाइफ है और अगर उसमें हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो जो विडो औरत होती थी उसको जिंदा जला दिया जाता, विडो औरत को जिंदा जला दिया जाता था। शाबाश, उसको क्या कहते हैं? सती। क्या कहते हैं उसको? औरंगजेब ने सती के ऊपर बैन लगाया था। बहुत सारे एरियाज में औरंगजेब ने सती के ऊपर बैन लगाया था। अच्छा, ये अंग्रेजों ने भी किया था। अंग्रेजों ने भी सती के ऊपर बैन लगाया था। बेटा सती क्या था? सती, व्हाट वाज द सती? ये भी 4 पार्ट के अंदर सवाल आता है। सती जो था, सती एक रिलीजियस प्रैक्टिस थी हिंदूज की, जो मैंने अभी आपको समझाई। शौहर मर गया, हस्बैंड मर गया, खाविंद मर गया, तो जो बेगम है, औरत है, उसको जिंदा, विडो को जला दिया। क्यों जलाना यार? तो ये इंसानियत इसमें नजर नहीं आई होगी औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने बोला कि ये तरीका सही नहीं। लेकिन हिंदूज के लिए तो ये एक सीक्रेट रिलीजियस, सेक्रेट रिलीजियस प्रैक्टिस थी। तो हिंदूज इस चीज से बड़ा नाराज हुए कि आपने हमारी, अब आपकी कोई ईद बंद करेगा तो आप खुश होगे, नाराज होगे? नाराज होंगे कि हमारे रिलीजन के साथ आप छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, इसी तरीके से ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरी बात, औरंगजेब ने कुरान को, कुरान की जो टीचिंग्स है उसको ना नाफिज करने की कोशिश की थी। कुरान को, शरीयत को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की थी। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर क्या हर कोई अबाया पहनना या हर कोई बुर्का पहनना पसंद करता है? नॉट एवरी फीमेल। हिजाब करना क्या हर किसी को पसंद है? मैं ये नहीं कह रहा कि उसका रिलीजन से क्या ताल्लुक है, मैं ये कह रहा हूं कि क्या हर किसी को करना पसंद है? नहीं, हर किसी को करना पसंद, लेकिन अगर आप इम्पोज करें कि हर औरत के ऊपर हिजाब फर्ज है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर बोले कि हर औरत के ऊपर हिजाब फर्ज है, तो जिनको नहीं पहनना उनका क्या रिएक्शन होगा? खुश होगी, नाराज, रिबेलियन करेंगी, हमें ये चीज मंजूर नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि हर किसी को, हर मर्द को इतनी साइज की दाढ़ी रखनी है, इतने एक्स साइज की दाढ़ी रखनी है, तो आप बोलोगे यार मेरी मर्जी में क्लीन शेव रहूं या दाढ़ी रखूं, आप फोर्स क्यों कर रहे हो? तो जब आप किसी के ऊपर कोई चीज फोर्स करते हैं तो उसका रिएक्शन अच्छा नहीं आता। जिसके ऊपर फोर्स किया जा रहा होता है वो इस चीज को समझते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म है, जबरदस्ती की जाए। और उन बेचारों का तो सोचो जिनकी आती ही है, ऐसे भी तो है, सही है ना? तो फिर औरंगजेब ने शरिया नाफिज की, बोला नहीं। यहां तक इसने बोला कि दाढ़ी का साइज इतना रखना है, इतना नहीं रखेंगे तो ये गलत बात है। तो ये सारी चीजें औरंगजेब को अनपॉपुलर बना रही थी। कुरानिक शरिया
इंप्लीमेंट करना, जबरदस्ती की दाढ़ी रखवाना, ये सारी चीजें जो है वो लोगों के दरमियान औरंगजेब को क्या बना रही थी, अनपॉपुलर, लोग इसको हेट करना स्टार्ट कर रहे थे। इसी तरीके से औरंगजेब ने बोला कि इस्लाम में डांसिंग की, गाना गाने की, अल्कोहल, इन सब की इजाजत नहीं है। औरंगजेब ने अपने दरबार में, औरंगजेब ने अपने कोर्ट में, कोर्ट कहते हैं दरबार को, हर बादशाह का एक दरबार होता है, उसमें गाना, नाचना, शराब, ये सारी चीजें बंद कर दी, फतवा देके बोला नहीं, ये सारी चीजें इस्लाम के खिलाफ है, ये सारी चीजें। अब जो औरंगजेब के कोर्ट के अंदर जो हिंदूज थे पर्टिकुलरली, या जो मुसलमान थे जिनको शराब पीनी थी, वो बोल रहे थे यार ये क्या बात हो गई। इसकी मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर नो स्मोकिंग कैंपस है। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ आईबी, नो स्मोकिंग कैंपस है, तो वहां पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, लेकिन आप बाहर निकल के कर, लेकिन क्या वो ये कहते हैं कि करना ही नहीं है? अगर ऐसा होता तो सब उसको, जो बेचारे चर्सी मवाली बेवड़े पिए हुए ड्रंकिन फूल्स हैं, वो तो उनकी बजा देते, बोलते कि भाई ये क्या बात हो गई हमारा। आपने सुना है ना औरत मार्च के बारे में भी। सो ये खैर 12 डिबेट्स है जिनसे हमें सीखना चाहिए। तो औरंगजेब को ये सारी चीजें, इसी तरीके से औरंगजेब ने भंग बनाना बंद करवा दी। हिंदूज तो होली में पीते ही क्या है, लस्सी में क्या होती है, भंग होती है। तो हिंदूज ने बोला ये क्या बात हो गई भाई, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। औरंगजेब ने एक और हरकत की, और औरंगजेब ने ये बोला हिंदूज को, मैं तुम्हें मुगल एम्पायर के अंदर बहुत आला दर्जा दूंगा, हाई क्वालिटी सीट्स दूंगा, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स बनाऊंगा, अगर तुम क्या कंप्लीट कंप्लीट कर लोगे, क्या क्या एक्सेप्ट कर लोगे, इस्लाम। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, फोर्सफुल कन्वर्जन। क्या लिख सकते हो, फोर्सफुल। किसने आप लोग में से नवरोज का नाम सुना है? नवरोज, औरंगजेब ने नवरोज सेलिब्रेशन के ऊपर बैन लगाया, ये बात नहीं पता, टीचर्स भी नहीं पता। औरंगजेब ने पर्शियन फेस्टिवल नवरोज के ऊपर, दिस इज पर्टिकुलरली मेरा खास ज्ञान, आपको कहीं और नहीं मिले, औरंगजेब ने नवरोज के ऊपर बैन लगाया। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है। और शिया मुस्लिम्स की तरफ, जो शिया मुस्लिम्स थे, औरंगजेब उनकी तरफ बहुत ज्यादा हार्श था, क्योंकि शिया भी नवरोज फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अभी भी करते। डज दैट मेक सेंस? तो शिया ने बोला यार हमें ऐसा, तो ऑल ऑफ दिस वाज मेकिंग औरंगजेब अनपॉपुलर, ठीक है। इसी तरीके से सिखों, आपको पता है सिखों के पास गुरु, मतलब टीचर सिस्टम होता है, गुरु, हमारे गुरु ये, हमारे गुरु ये, हमारे गुरु ये, टीचर, गुरु मींस गाइड और टीचर, ठीक है। तो औरंगजेब के बारे में ये कहा जाता है कि उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर और एक सूफी मिस्टिक सरमद को एग्जीक्यूट करवा दिया, मरवा दिया। यानी ही वॉज रिलीजियसली टॉलरेंट या इनटॉलरेंट? इनटॉलरेंट। मैं एक और एग्जांपल देता हूं जो मैंने नोट्स में यहाँ पर ऐड नहीं की है, कुछ तो ऐसी चीज हो ना जो हम आपको भी बताएं, इसी पॉइंट से रिलेटेड मिलती जुलती है। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मरा, हाँ नहीं, ये लोग है ना चार, ये लोग चार भाई थे, शाह शुजा, मुराद, दारा शिको और औरंगजेब। दारा शिको जो था ना, ही वॉज, ये बंदा इंटरेस्टेड था, ये पता है किसमें इंटरेस्टेड था? इन वैदिक फिलोसफी, इन वैदिक, वैदिक क्या वैदिक क्या होती है? वैदिक का मतलब यहाँ पे ये है, वेदास। वेदास क्या है? हिंदूज की बुक्स है, हिंदूज की बुक्स है। चार वेदास होती है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये चारों जो वेदास है, इसकी स्टडी में दारा शिको बहुत इंटरेस्टेड था, दारा शिको। और ये इनको कंपेयर करता था कुरान के साथ, किसके साथ?
और कॉम्बिनेशन सेम बातें निकालता था। औरंगजेब ने फतवा ये दिया कि ये तो हराम है, ये तो शिर्क है, ये तो ये है, ये तो वो है, और इस नाम से इसने दारा शिकोह को मरवा दिया। और एक रीजन, पॉलिटिकल रीजन दारा शिकोह को मरवाने का ये भी था कि बहुत सारे लोग चाहते थे, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शाहजहां की डेथ के बाद अगला एम्परर कौन बनेगा? दारा शिकोह। कोई मसला? अब पैराग्राफ 2 और 3 के अंदर आपने यही बातें लिखी है रिलीजियस। अब आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे? हाफ एंड हाफ। आर वी क्लियर ऑन दिस? कोई मसला यहाँ तक? कोई इश्यू? ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ हम आएंगे, और पैराग्राफ 4 में आप डिस्कस करेंगे इसकी फाइनेंशियल। ये अपने पास पैटर्न कॉपी करना है आपने, तो प्लीज कॉपी करें। पैराग्राफ 1 कॉपी कर लिया था ना? ठीक है। उसके बाद सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट पैराग्राफ 1, 2, 3 और ये लिखो, और उसके बाद पैराग्राफ 4 में आप लिखो फाइनेंशियल पॉलिसीज। ठीक है। ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस? चलिए, अब ये पैटर्न आपने कॉपी कर लिया। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा, ये पैटर्न में हमें करना है। ठीक है। अब इससे पे आपको एक रफ स्केच है फाइनेंशियल पॉलिसीज, औरंगजेब की फाइनेंशियल पॉलिसीज। ठीक है। औरंगजेब ने अपने आप को मशहूर करने के लिए, बेटा जो लोकल ताजिर थे, जो लोकल ट्रेडर्स थे, उनके दरमियान अपने आप को मशहूर करने के लिए औरंगजेब ने पता है क्या किया? टैक्सेस कम कर दी, हटा दी। वाह 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 वाह, जिले सुबानी जिंदाबाद, मशहूर हो गया। लेकिन जब टैक्स रेवेन्यू कम हो गया बेटा, तो इससे आपकी रॉयल ट्रेजरी में पैसा आना भी कम हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? आर वी क्लियर ऑन दिस? इसी तरीके से दूसरे किस्म के बहुत सारे टैक्सेस थे जिनके रेट्स बहुत हाई थे, तो लोग नाराज होते थे कि ये हमसे बहुत ज्यादा। तो देखो कई जगहों पे कम कर रहे हैं और कई जगहों पे, इसीलिए नाइजल स्मिथ की जो किताब है उसमें लिखा गया है औरंगजेब वाज अ कंट्रोवर्शियल फिगर। आप इसको अच्छा और बुरा क्लासिफाई बीच में है, ही इज अ कॉम्प्लेक्स फिगर। डज दैट मेक सेंस? तो ये दूसरी पॉइंट। अच्छा, आगे औरंगजेब ने मुगल ट्रेजरी की, मतलब सही की हालत बुरी कर दी। पता है कैसे? इसने अपने अकेले बंदे के लिए, खुद के लिए नमाज पढ़ने के लिए पर्ल मॉस्क बनाई। क्या बनाई? पर्ल मॉस्क, दिल्ली के अंदर। और पर्पस क्या था? बाजमात या अकेले? अकेले। नवाब, नवाबों का भी मैं कहता हूँ पता नहीं क्या बचा था, अकेले उसमें नवाज, नवाब अदा करता, नमाज अदा करता था वर्ल्ड मॉस्क के अंदर। इस सब से आपकी ट्रेजरी। और इसमें एक बात है, इफ आई आस्क यू गाइस, आप इसको रिलेट करें आर्मी से, कैसे रिलेट करोगे? इस चीज ने आर्मी को कैसे नाराज किया हो? नॉट, नहीं, सोल्जर्स कैसे नाराज होंगे? इससे क्या, जो सोल्जर्स है उनकी पे कॉम्प्रोमाइज होती गई। समझ रहे हो बात को? उन्होंने बोला यार हमें तो हाँ, ये फजूल क्या इस तरह खर्चे कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और भी मसला था, जो भी टैक्स औरंगजेब जमा करता था, बिल फर्ज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टोटल टैक्स, ये एक नकली एग्जांपल है सिर्फ आपको समझाने के लिए, टोटल टैक्स जमा हुआ ₹5 लाख। ठीक है, ये कलेक्शन हुई। अब जब ये टैक्स औरंगजेब तक पहुंचता था, रॉयल ट्रेजरी तक पहुंचता था, तो बेटा ये हो जाता था 2 लाख रुपए, ये रॉयल ट्रेजरी में। अब बात समझ में हमें ये नहीं आती है
कि ये जो बीच का 3 लाख रुपए है ये कहाँ जा रहा है, 3 लाख रुपए। तो बेटा ये जो 3 लाख रुपए है ये जरदारी, नवाज शरीफ, सावधान, इमरान खान, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी जेबों में जाता था। तो टैक्स कलेक्टर जो थे वो क्या थे, करप्ट थे। मेरी बात समझ आई। इससे अगेन हमारे पास रॉयल ट्रेजरी में पैसा जमा नहीं होता। ठीक है। अच्छा एक और चीज, हाँ खा जाते थे, हाँ खुद खा जाते थे एग्जैक्टली। हाँ हाँ फर्दर और खा जाता था, कैसे, वो इस तरीके की पैलेसेस बनाता था। मनसबदारी सिस्टम में बहुत ज्यादा फ्लॉज थे। व्हाट वाज द मनसबदारी सिस्टम? देखो मनसबदारी जो निकला है, ये लफ्ज निकला है मनसबदार, किससे निकला है, मनसबदार। मनसबदार का मतलब होता है रैंक ऑफिसर्स। जैसे मैं आपको बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आपको यूं समझ आ जाएगा। गवर्नमेंट की जॉब्स, अगर आप लोग में से किसी के पेरेंट्स का ताल्लुक हो, 16 ग्रेड, 17वां ग्रेड, 18वां ग्रेड, इनकी जॉब्स होती है, 19 ग्रेड, 20वां ग्रेड, ये जॉब्स होती है, रैंक्स। तो औरंगजेब ने भी ऐसे कई रैंकिंग ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए थे। अब वो कई जगहों पे अपनी मनमानी करते थे। औरंगजेब इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, जो ये बोलते थे इनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था। और ये मुगल एम्पायर की जो है ना वो खराबियां खराब करते जा रहे थे। समझे सारी बात को? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है। सो दिस इज हाउ। अब ये जो हमने सारे रीजंस पढ़े हैं, इसमें आप मुझे बताएं एक कॉमन बात क्या है। एक कॉमन बात ये है कि ये इन सब रीजंस का ताल्लुक किससे है, औरंगजेब से। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो इसके ऊपर मैक्सिमम आपको 10 मार्क का सवाल आ सकता है। हाउ फार वॉज औरंगजेब, जो यहाँ पर लिखा हुआ 10 या 14 मार्क का आपको सवाल आ सकता है कि औरंगजेब किस हद तक रिस्पॉन्सिबल था फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। कोई मसला? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है। इसके अलावा औरंगजेब की डेथ, औरंगजेब सॉरी नॉट डेथ, औरंगजेब की पॉलिसीज के अलावा और भी बहुत सारे रीजंस थे जिस वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन आया। तुम लोगों को इसकी पैराग्राफिंग करना समझ आ गई? डज दैट मेक सेंस? तो ये फुल फ्लैश 14 मार्क में भी अगर खाली औरंगजेब के ऊपर भी सवाल आता है तो भी आप लिख सकते हैं। हाउ फार वॉज औरंगजेब रिस्पॉन्सिबल, किस हद तक औरंगजेब के काले मुंह की वजह से डिक्लाइन आया। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है। पैराग्राफ नंबर 5, जो यहाँ पर आपको नोट्स में नहीं, जो आपको P5 कॉपी करे, और एडिशनल बातें हैं अदर रीजंस, इसका सिर्फ हम एक ग्लिम्स लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यही रीजंस बहुत है। उनमें ये आता है कि औरंगजेब ने डिड नॉट वर्क टू स्टैब्लिश नेवी, इसने कोई नेवल फोर्स, टू स्टैब्लिश अ नेवल फोर्स, इसने कोई नेवल फोर्स बनाने के लिए काम नहीं किया। दूसरा, इसने अपने एम्पायर को प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं किया। He did not divide his empire on strict terms। इसी तरह इसने he was he had a lack of interest in overlooking the activities of CIE। oh CIE नहीं, EIC को मैंने उल्टा कर दिया, CIE बोल दिया। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, खास तवज्जो उनके ऊपर ये नहीं दे रहा। हाँ EIC से इसने एक जंग भी की थी, लेकिन अगेन यू कैन आल्सो ऐड दिस। आर वी क्लियर ऑन दिस? हाँ स्ट्रिक्ट टर्म्स। और फिर आपके पास ये सारी बातें करने के बाद आप एक कंक्लूजन राइट करेंगे। ठीक है, ये
आंसर लिखने का पैटर्न क्या है? या आंसर लिखने का पैटर्न है अगर आपको खाली 14 मार्क्स के ऊपर सवाल आ जाता है औरंगजेब के ऊपर, ठीक है, खाली औरंगजेब के ऊपर अगर आ जाए कि औरंगजेब की, जैसे फॉर एग्जांपल द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ औरंगजेब was the most significant policy of his in bringing the decline of the Mughal Empire. यानी औरंगजेब की तमाम पॉलिसीज में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, लेट्स से एक्सपेंशन, डिस्कस या हाउ फार डू यू अग्री। तो आप उसमें सारी पॉलिसीज लिखोगे और गेटिंग माय पॉइंट। सवाल किस तरीके का आता है, प्लीज इसको जो है ना वो अपने पास सवाल को कॉपी कर लीजिएगा। ये जो मैंने ऊपर आपको सवाल बताया था, ये वाला सवाल वो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था, ठीक है। और सवाल इस तरीके का आ सकते हैं, एग्जांपल वो लिखते हैं अपने पास, सैंपल क्वेश्चन 14 मार्क के अंदर पहले एक स्टेटमेंट आएगा, द डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब had the most, बल्कि इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, the deccan policy of Aurangzeb contributed more than any of his other policy in bringing Mughal decline। ये आपको एक स्टेटमेंट देगा, उसके बाद पूछेगा हाउ फार डू यू अग्री with this statement, discuss या give reasons for your answer, give reasons for your answer। ये आपको आ सकता है कितने मार्क्स के अंदर, ये आपको आ सकता है 10 मार्क के अंदर भी और 14 मार्क के अंदर, ठीक है। कंक्लूजन, जैसे मेरी एक बात यहाँ पर प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट और गौर से सुनना, इस आंसर को मैंने आपको बता दिया, सिंपलिसिटी स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा। पैराग्राफ 1 इस आंसर का क्या लिखोगे सर? एक सेकेंड, क्या लिखोगे? वहीं से स्टार्ट करना, एग्जामिनर को यहीं से चमाट देना, एक्सपेंशन पॉलिसी के बारे में बताना, डेक्कन पॉलिसी, सही है। और फिर पूरे रीजंस दोगे। कंक्लूजन क्या लिखोगे भाई? कंक्लूजन तुम लोग बताओ, मैं एग्री करता हूं, चलो तो लिखो अपने पास एक कंक्लूजन, ऑल्दो देयर वर many significant reasons that policies of Aurangzeb that made decline inevitable. However, I do agree with the given statement as Marathas, as he wasted immense resources fighting with Marathas, और यहाँ से कंटिन्यू, with whom even the British EIC initially signed peace treaty।
मैं बोल रहा हूं कि हाँ बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन सबसे ज्यादा डेक्कन पॉलिसी का क्या मतलब है, ये वो मराठास के साथ जंग की जो उसने 25 साल। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था चैप्टर 1 में भी कि मराठास कौन थे, कहां पर थे, क्या कर रहे थे। तो मैंने कहा कि बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन हाँ मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी सबसे ज्यादा उसने कंट्रीब्यूट किया मुगल एम्पायर का डिक्लाइन लाने के, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन लाने। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। और फिर मैंने रीजन दिया कि इतना बड़ा बेवकूफ था कि ईआईसी ने भी मराठास के साथ पहले पीस ट्रीटी साइन की। एनी आइडिया किसने की थी? ब्रिटिश की तरफ से किसने साइन की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स। किसने साइन की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्योंकि आप तो पी के रात में सो जाते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ लें। You guys have any questions pertaining to this? Does that make sense? Are we clear on this? ठीक है, तो ये औरंगजेब की पॉलिसी थी जिस वजह से हमारे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन है। ठीक है, अच्छा, औरंगजेब का चैप्टर फिनिश हुआ। चैप्टर फिनिश हुआ का मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर फिनिश हुआ। यहाँ पर मतलब ये है कि औरंगजेब के जो रीजंस थे वो खत्म होते। दूसरे इंटरनल रीजंस क्या थे? इंटरनल रीजंस का मतलब होता है मुगल एम्पायर में खुद ऐसी क्या क्या खराबियां आ गई थी जिस वजह से डिक्लाइन आया मुगल एम्पायर का। तो उनमें से एक मसला था औरंगजेब के निकाले हुए बच्चे। ठीक है, औरंगजेब के सक्सेसर्स। देखो, पहला मसला ये था जिसको आप आसान जबान में इस पूरी लाइन को कह सकते हो सक्सेशन डिस्प्यूट्स। क्या कह सकते हो? सक्सेशन, सीट के लिए लड़ते रहते थे। मैं आपको एक और बात बताता चलूं, औरंगजेब की डेथ के 10 साल बाद यानी 1707 से 1717 तक, इन 10 सालों में 12 मुगल एम्परर्स आए। कितने आए? 12 मुगल एम्परर्स ने ये क्लेम किया कि सीट पे असली हक हमारा है। 10 सालों के अंदर 12 लोगों ने क्लेम किया कि असल हक किसका है थ्रोन पे आने का, सीट पे आने का। हॉट सीट थी ना, इस वजह से पावर थी ना उस सीट में। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो एक रीजन ये था कि आपस में ही लड़ते रहते थे, दूसरों को मौका मिलता था कि आके इनकी सही की बजा दे। दूसरा, नाइजर स्मिथ कहते हैं कि जो औरंगजेब के सक्सेसर्स थे वो पिए हुए बेवड़े थे, ड्रंकन फूल्स, नशे में रहते थे हर वक्त, शराब, अयाशी, डांसिंग, गैम्बलिंग, नाचना। औरंगजेब ने मना किया था, लेकिन उसके सक्सेसर इन सारी चीजों में बिजी थे। डज दैट मेक सेंस? मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारा लग्जरियस लाइफ थी उनकी। उस लग्जरियस लाइफ से आपको ये बात पहले भी मैंने बताई कि रॉयल ट्रेजरी के ऊपर प्रेशर आ रहा था। आपको एक एग्जांपल देता हूं जो यहाँ पर मैंने जॉट डाउन नहीं की। इनकी जो क्वींस थी ना, क्वींस, वो रोज वाटर में नहाती। किसमें नहाती थी? गुलाब के पानी में नहाया करती थी।
हमारे शहंशाह के लिए हम गुलाब के पानी में नहाएंगे। Does that make sense? एक वक्त में thousands of dishes, hundreds of dishes, सारा वेस्ट वेस्ट वेस्ट, ये औरंगजेब के बच्चों के काम। तो बेटा ये लोग दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द मुगल एम्पायर, ये मुगल एम्पायर को संभालने में इंटरेस्टेड नहीं थे, ये तो अपनी अयाशी में लगे पड़े थे। तो इससे हुआ क्या, बहुत सारे लोगों को ये मौका मिला कि हम एम्पायर के खिलाफ आवाज उठाएं, हम एम्पायर के खिलाफ रिबेलियन करें। जो पावरफुल जमींदार, जो पावरफुल नवाब थे, उन्होंने अपनी अपनी आर्मीज बनाई हुई थी। जैसे झांसी की रानी की खुद की आर्मी थी, नाना साहब की खुद की आर्मी थी, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह, उनकी खुद की आर्मी थी। वो उनको उनके आगे मुगल एम्पायर की कोई औकात ही, औरंगजेब की डेथ के बाद जो आए उनकी कोई औकात ही नहीं थी। तो इससे क्या हो रहा था, मुगल एम्पायर खत्म होता जा रहा था। लोगों ने खुद की आर्मीज बना ली थी और इंडिपेंडेंस क्लेम कर ली थी। इंडिपेंडेंस क्लेम करने का क्या मतलब है, डिसओबीडियंस टू मुगल एम्पायर, डिसओबीडियंस टू मुगल एम्पायर। आर वी क्लियर ऑन दिस? और इस चीज का जिक्र मैंने आप लोगों को P5 में लिखवाया अभी कि मुगल्स के पास कोई नेवल फोर्स, इतने साल 250-300 साल आपने हुकूमत की, लेकिन आपने एक नेवल फोर्स, बहरी फौज, पानी की फौज नहीं बनाई। तो इससे किसको मौका मिल गया इंडिया को इजीली कैप्चर करने का या आने का? ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने आके, EIC ने आके फुल जो है ना वो कैप्चर किया, अपनी प्रेसिडेंसीज बनाई, बेसिस बनाई। Does that make sense? तो ये हम ये पढ़ रहे हैं मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे आया। हमने ये पढ़ लिया कि औरंगजेब के क्या करतूत थे और क्या मसले थे मुगल एम्पायर के। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक रफ स्केच बना दिखाना चाहता हूँ। हम पढ़ ये रहे थे कि रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। उसमें हमने ये पढ़ा कि देखें कुछ इंटरनल रीजंस थे। इंटरनल रीजंस का मतलब ये है कि खुद की क्या गलतियां थी, और एक एक्सटर्नल रीजन थे। अब तक जितने भी हमने रीजन पढ़े हैं वो सब इंटरनल थे। इंटरनल दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक औरंगजेब की वजह से और एक नॉन औरंगजेब। नॉन औरंगजेब का क्या मतलब है, और क्या खामियां थी। तो वो जो नॉन औरंगजेब है उसमें एक सक्सेसर्स का मसला था, और ये सारे जो मसले हमने यहाँ पर डिस्कस, इंटरनल रिबेलियन, ये नॉन औरंगजेब मसले। लेकिन ये है इंटरनल। इंटरनल का क्या मतलब होता है सर, अंदर के खुद की क्या गलतियां थी मुगल एम्पायर की। अब हम बात करने वाले एक्सटर्नल रीजंस की। एक्सटर्नल रीजंस तीन हिस्सों में टूटे हुए हैं। एक है अफगान इन्वेजन्स, एक है पर्शियन इन्वेजन्स, और एक है बा ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई मसला? यहां तक आप लोगों के जहन में कोई सवाल है या कोई चीज रिपीट करवानी है? नहीं। अगले दो एक्सटर्नल रीजन बहुत सिंपल है। एग्जामिनर की औकात ये है कि वो आपसे पूछता है 4 मार्क के अंदर, हु वाज नादिर शाह। सवाल क्या आता है, हु वाज नादिर शाह। नादिर शाह एक पर्शियन रूलर था। नादिर शाह कौन था, इसके ऊपर आप लोगों से सवाल ये पूछा जा सकता है, हु वाज, कितने मार्क का होगा ये, 4 मार्क का। हु वाज नादिर शाह, एक सवाल ये आ सकता है 4 मार्क में, और दूसरा आ सकता है डिस्क्राइब द पर्शियन इन्वेजन, describe the Persian invasion of Nadir Shah। ये कितने मार्क में आता है, ये आता है 7 मार्क। ओ सॉरी, 4 मार्क। दोनों सवाल कितने मार्क में आते हैं, 4 मार्क से। Does that make sense? दोनों सवाल, यही दो सवाल इसके बारे में भी पूछे जा सकते हैं। Who was अहमद शाह अब्दाली, 4 मार्क के अंदर Who was अहमद शाह अब्दाली, और क्या पूछेगा, डिस्क्राइब द अफगान invasion of अब्दाली।
ये भी 4 मार्क की। मोर और लेस दोनों बातें मिलती जुलती है, थीम सेम है, कोई मसला, कोई इशू। और दोनों को मिलाकर, सॉरी नॉट दोनों को, तीनों को मिलाकर थर्ड इन्वेजन किसने की? अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। थर्ड इन्वेजन किसकी थी? अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। तीनों को मिलाकर ये एक सवाल करता है 7 मार्क के अंदर। Why were there invasions in India? Why were there invasions in India following the death of Aurangzeb? औरंगजेब के मरने के बाद, following the death of Aurangzeb, ये 7 मार्क का सवाल है। Following the death of Aurangzeb in 7 मार्क। इसमें आपने 3 रीजंस देने होंगे, वो 3 रीजंस आपके सामने ये, पर्शियन इन्वेजन, अफगान इन्वेजन और अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। कोई मसला? पर्शियन इन्वेजन क्या थी? देखो पर्शियन इन्वेजन ये थी, नादिर शाह एक पर्शियन लीडर था, 1738 में वो इंडिया आ गया, हमला किया इंडिया। इन्वेजन का क्या मतलब होता है? इन्वेजन का मतलब ये होता है जब एक शख्स बाहर से आए, जब एक शख्स बाहर से आए, हमला करे। समझे? बच्चे यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं, जितना मैंने 10 साल में पीएचडी पढ़ाया है, हर बार बच्चे 99 बच्चा ये मिस्टेक करता है, मराठन इन्वेजन लिख देते हैं। बड़े खुश को, मराठास इंडिया का ही पार्ट थे, वो इन्वेजन नहीं है, वो रिबेलियन है। इन्वेजन का क्या मतलब होता है? बाहर से। समझे बात को? तो इन्वेजन सिर्फ 3 है। मराठास का अगर कोई बच्चा 7 मार्क के लिखेगा, उसके लग गए मार्क्स के, खराब हो गए। डज दैट मेक सेंस? तो नादिर शाह क्या था भाई? नादिर शाह पर्शियन लीडर था, उसने अपना घुसाया, मतलब आर्मी घुसाई उसने इंडिया के अंदर, हमला किया और उसने उस वक्त के मुगल एम्परर मोहम्मद शाह को हरा दिया इन द बैटल ऑफ करनाल इन 1739। बैटल ऑफ करनाल। दिल्ली खून से बहा था, पूरा दिल्ली खूना खून हो गया था नादिर शाह के हमले से। सर नादिर शाह को ऐसा क्या शौक था कि उसने एम्पायर के अंदर आ गया? क्यों इन्वेड किया? बेटा मनी, पैसा, रोकड़ा। Does that make sense? मुगल पैसा आया, पीकॉक थ्रोन ले गया जिसपे मुगल्स अपनी मतलब सीट बना के रखे हुए थे, वो ले गया। और क्या ले गया? लार्जेस्ट कट डायमंड, लार्जेस्ट डायमंड कोहिनूर, और इसके साथ एक और डायमंड ले गया, दरियाए नूर। क्या नाम था दूसरे डायमंड का? दरियाए नूर। तो इससे 2 नुकसान हुए, एक तो ट्रेजरी खत्म हुई, माल गया मुगल्स का, दूसरा उनके कपड़े, उनकी इज्जत, कि कोई बंदा आके तुम्हारा माल ले गया। पहली इन्वेजन में कोई मसला, पर्शियन इन्वेजन क्लियर हो गई। दूसरी अफगानी इन्वेजन, ठीक है। अफगान इन्वेजन जो थी, इसमें अफगानी लीडर अहमद शाह अब्दाली आया था। अहमद शाह अब्दाली का एक दूसरा नाम भी था, क्या? अहमद शाह दुरानी। इस टाइप और टाइटल भी था, दुर्रे दुरान, ये सब इसके टाइटल थे। ठीक है, ये अल्टीमेट गाइड है, ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये अल्टीमेट गाइड है। पूछे क्यों? ये देखिए, यहाँ पर कहीं पर मैंने इसका जिक्र किया है, आई डोंट रिमेंबर मैंने कहाँ पर किया, या शायद नीचे किया। नहीं यार, चैप्टर 1 में वो शाह वलीउल्लाह वाले पढ़ाते हैं कि ये कौन था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, उसके अंदर है नोट्स में। खैर बात, इसने इंडिया को क्यों हमला किया? नादिर शाह ने क्यों किया था? नादिर शाह ने क्यों? हाँ पैसा। इसने पता है क्यों हमला किया? जमीनें लेने के, लैंड कैप्चर की थी। आपके सामने पूरी लिस्ट है, देखिए। ठीक है, लगा दिए थे इसने। इसने टोटल 9 टाइम्स हमला किया था, ये बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। कितनी दफा हमला किया? 9 टाइम्स इन्वेडेड इंडिया। और 9th टाइम कब आया था? 1761 में,
किसको हराया था? मराठास को इन द बैटल ऑफ पानीपत, इन द बैटल ऑफ शाह वलीउल्लाह ने इसको लेटर्स लिखे। शाह वलीउल्लाह से क्या कनेक्शन है? शाह वलीउल्लाह रोड लेटर्स टू कि आजा भाई, मुगल एम्पायर्स के अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि वो मराठास को, हाँ तुम आके लड़ो और मराठास को हराओ, ताकि मुसलमान कम से कम आजाद तो हो। दो इन्वेजन समझ आ गई, कोई मसला है? और थर्ड इन्वेजन है बाप, बाप ने घुसा दिया। तो बाप घुसाता है आर्मी, ठीक है? तो कुछ सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ, ये मेरी जजमेंट है, आप लोग डिफर कर सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? इसमें अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछिए, यहाँ तक एक्सटर्नल इन्वेजन पर आपकी बात है क्लियर हो गई? अच्छा, 50% चैप्टर हो गया, ये 50% चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब पूरे 50% में हमें ये पढ़ना है ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या, किस तरह ये लोग यहाँ आए, क्यों इंटरेस्टेड थे आने में, किस तरह इन्होंने अपना रूल फैलाया। समझे बात को? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो सबसे पहला ये सवाल जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या। देखो 1600 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ वन बिल्कुल फारिग थी, बैठ के ना वो फारिग चल रही, सही है? तो कुछ मर्चेंट्स, कुछ ट्रेडर्स क्वीन के पास गए और क्वीन को जाके बोला हमें आपसे चाहिए। क्वीन ने पूछा क्या? उन्होंने जवाब दिया क्वीन परमिशन। क्वीन ने पूछा किस चीज की परमिशन? सही है? तो उन्होंने जवाब दिया इंडिया जाने, वहां पे हम जाके ट्रेड करना चाहते हैं। क्वीन ने बोला ठीक है, मैं आपको पूरी दूंगी अपनी परमिशन। क्वीन ने दे दी परमिशन। तो 1600 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ ने ग्रांट की परमिशन किसको? ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को, के काम क्या करें, ईस्ट इंडिया कंपनी लगाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को मैंने आपको क्या बोला, क्वीन ने क्या बोला, मैं आपको पूरी दूंगी अपनी परमिशन। उसको कहते हैं मोनोपोली, यानी जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी वहां पे इंग्लिश और कोई कंपनी आके ट्रेड ब्रिटिश की नहीं करेगी, ये खुशी खुशी आए। सबसे पहली बार इंडियन सॉइल के ऊपर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये आई 1608 में। कब आई? और पता है कहां पर आई? दया भाभी कहां से है? दया भाभी तारक मेहता याद है? अहमदाबाद, सूरत, गुजरात। अहमदाबाद या सूरत कौन से प्रोविंस में आते हैं? प्रोविंस ऑफ गुजरात। उसका कौन से प्रोविंस में आता था? और गुजरात का उस वक्त जो गवर्नर था वो पता है कौन था? इस वक्त मुगल एम्पायर कौन है? जहांगीर। मुगल एम्पायर इस वक्त है जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां गुजरात का गवर्नर था। एम्पायर तो जहांगीर बाप खुद है ना। समझे बात को? तो 1608 में ये पहली दफा सूरत है। मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने उससे एक दफा क्रिकेट खेलते हुए पूछा था, तुम लोग उसको जानते हो? साहर, हाँ साहर टोपा जानते हो? हाँ, उससे मैंने एक दफा पूछा था साहर से, साहर बता कि ये कहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिकेट खेलते हुए कि कहाँ पर लैंड हुई थी? उसने बोला था साउथ अफ्रीका। अबे भाई, ईस्ट इंडिया इंडिया नाम आ रहा है, कह रहा है कहाँ लैंड हुई थी पहली दफा? साउथ अफ्रीका। सूरत को उसने कहा था साउथ अफ्रीका। 16 एग्जैक्टली 1612 के अंदर इन्हें परमिशन दी उस वक्त के गवर्नर ऑफ गुजरात शाहजहां ने कि आप करना शुरू कर दो ट्रेड। उसके बाद ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा बना इनका, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसीज या 3 ट्रेडिंग पोस्ट बनाई थी, जिसको आप प्रेसिडेंसीज भी कहते हो। कहां पर? मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। अच्छा, गुड क्वेश्चन। इसके ऊपर सवाल आता है, ये रहा लिखा हुआ है, व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया। चार, कोई सी भी एनी, कितने मार्क, कितने पॉइंट लिखोगे? एनी 4 पॉइंट्स। समझ गए बात? अब अगर मैं मार्किंग करने जाऊं इसको तो पता नहीं कितने मार्क्स हो जाएंगे हमारे। पहला,
क्वीन एलिजाबेथ, तीसरा, चौथा, सूरत में आई पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, गवर्नर ऑफ गुजरात नौवां, प्रॉफिटेबल 10, ट्रेडिंग पोस्ट बनाई, मद्रास का नाम एक, डेट एक, बॉम्बे कितने मार्क्स हो गए? तुम्हें तो सिर्फ 4 मार्क का सवाल आएगा। समझ आ गई बात? What was the East India Company? Are we clear on this? Does that make sense? 16 मार्क्स हो गए मेरे ख्याल में, ठीक है, 17 हो गए। Are we clear on this? Does that make sense? ये देखो तुम लोगों की जिंदगी आसान कर दी है, मेहनत तुम लोगों से नहीं करवा रहा हूँ। ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स में? 7 मार्क्स में। सवाल क्या बोलता है? वाई का सवाल हमेशा 7 मार्क्स में आता है। कितने रीजन देने होंगे? 3 रीजन। कितने? मैंने कितने लिखे? मैंने कितने लिखे भाई? 4। तुम लोग कितने दोगे? खाली 3। डिटेल्ड आंसर है, फुल आंसर है। सवाल क्या है? सवाल बोलता है अंग्रेज क्यों इंटरेस्टेड थे इंडिया में? टाइम पीरियड क्या है? टाइम फ्रेम क्या है? 17th सेंचुरी। टाइम फ्रेम क्या है? 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का मतलब ईयर क्या हुआ? ईयर बताओ। ईयर हुआ 1600s। नहीं, 21वीं सदी अभी चल रही है, 21st सेंचुरी है, तो ईयर क्या है बेवकूफों? 2000s में। तो 17th सेंचुरी का मतलब 1600। बच्चे पता है क्या करते हैं? दे वांटेड टू कैप्चर इंडिया। अरे भाई 1600 के अंदर तो अभी बनी है कंपनी, इंडिया में सांस लिए आके डायरेक्ट आपके कैप्चर कर लेगी? पॉसिबल नहीं। तो सर क्यों आए इंडिया? तो पहला रीजन इंडिया आने का ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मर्चेंट्स थे, जो क्वीन के पास अकेले में गए थे परमिशन लेने, वो लोग पहले जाना चाहते थे ईस्ट इंडीज। कहा जाना चाहते थे? सर ये ईस्ट इंडीज क्या है? ईस्ट इंडीज को आज आप नाम देते हो इंडोनेशिया। ईस्ट इंडीज को आज आप क्या कहते हो? इंडोनेशिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईस्ट इंडिया कंपनी जाना चाहती थी इंडोनेशिया, ईस्ट इंडीज ट्रेड करने, ईस्ट इंडीज। लेकिन वहां पर पहले से मौजूद थे उनके पास डच। कौन मौजूद थे? डच। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहां जाना चाहती थी? स्पाइस ट्रेड के हवाले से ईस्ट इंडीज। आप ये नहीं लिखोगे इंडोनेशिया, ये ऑप्शनल है तो चलेगा। आपने क्या लिखना होगा वहां पर? ईस्ट इंडीज। यू डोंट नीड टू राइट इंडोनेशिया। ईस्ट इंडीज इज कंपल्सरी इस रीजन में, इतना लास्ट। लेकिन वहां पर कौन मौजूद थे पहले से? डच। तो वहां तो कुछ बनी नहीं, दाल गली नहीं, तो एज एन ऑल्टरनेटिव कहां आ गए? इंडिया। एज एन ऑल्टरनेटिव कहां गए? एग्जामिनर पूछ रहे क्यों आए इंडिया? पहला रीजन दे दिया। और एज एन ऑल्टरनेटिव कहां गए? therefore British East India Company came to as an alternative। कोई मसला? पहला ईस्ट इंडीज जाना, हाँ कुछ भी नहीं मिला, यहाँ आ गए, कोई मसला? पहला रीजन। दूसरा रीजन, ऑल्टरनेट के तौर पर आ तो गए, लेकिन क्या आप ऑल्टरनेटिव तौर पर कहीं भी चले जाते हो ऐसे ही अपनी मर्जी से जगह? नहीं, आपको उस जगह के बारे में नुआ तो होगा। तो इंग्लिश पीपल के जो एंसेस्टर्स थे, जो ट्रेवलर्स थे पुराने 16th सेंचुरी 1500s के ट्रेवलर्स थे, उन्होंने इंडिया के बारे में खूब लिखा था अपने ट्रेवलॉग्स के अंदर। इंडिया के पास इतनी वेल्थ है, ये है वो है, इनके मुगल एम्परर के दरबार ऐसे हैं, इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स। उसमें एग्जांपल है सर थॉमस रॉय की। तो ये जो अंग्रेज थे इनके पास बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स थी इंडिया के वेल्थ की, कि इंडिया बहुत अमीर है। खास तौर पे सर थॉमस रॉय के ट्रेवलॉग्स, सर थॉमस रॉय के रिपोर्ट्स या ट्रेवलॉग्स, इसमें सर थॉमस रॉय ने खूब बताया था कि वाकई यार इंडिया तो कमाल जगह है। तो इन सब चीजों ने, मुगल वेल्थ ने अट्रैक्ट किया किसको? अंग्रेजों को। दिस अट्रैक्टेड ब्रिटिश टुवर्ड्स इंडिया, और अंग्रेजों ने यह समझा कि इंडिया तो हमारे लिए सोने की चिड़िया है, तो कहां आ गए? इंडिया। क्या पॉलिटिक्स की कोई बात है? नहीं। क्या कैप्चर करने आए हैं? नहीं, कैप्चर का कुछ भी नहीं है 16th सेंचुरी के अंदर। माल एज एन ऑल्टरनेटिव। डज दैट मेक सेंस? क्या चीज? ईस्ट इंडीज से। ईस्ट इंडीज से देखो यार, ये कंपैरिजन हम है ना इस तरह दे नहीं सकते। उसके पीछे रीजन ये है
तुम्हारे पहला मसला ये कि तुम वेल्थ कैसे कंपेयर किस बेसिस पे करते हो, पहला। दूसरा मसला ये है कि अगर तुम कंपैरिजन कर भी रहे हो कि किस ट्रेडिंग का प्रॉफिट किसका ज्यादा था, तो सारा ट्रेड तो रिकॉर्ड ही नहीं होता था, तो कंपैरिजन बेसिस है। गेटिंग माय पॉइंट? So these are problems when you compare things. Statistical limitations कहते हैं इसको। Getting my point? और तीसरा, इंडिया के पास बेटा क्या था? सिल्क, कॉटन। और आप लोग सबको ग्रेड 8 में पढ़ाया जाता है कि इंग्लैंड के अंदर शुरू हुआ था क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? व्हाट वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ये था, इंग्लैंड के अंदर फैक्ट्रीज लग रही थी, नई नई इंडस्ट्रीज लग रही थी। इंडस्ट्रीज में तो चीजें बनती है, चीजें बनने के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे? और इंडिया तो रॉ मटेरियल्स का घर था। कॉटन इंग्लैंड में ग्रो नहीं हो सकता था, इंडिया में तो कॉटन ऐसा लश ग्रो होता था। तो ये सारा हासिल करने के लिए, सस्ता माल मिले, ब्रिटिश को क्या था? रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, किसके लिए? अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। क्योंकि इंग्लैंड में क्या आया हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये देखा कि सस्ता रॉ मटेरियल कहां से आ सकता है? इंडिया से। वो लोग कहाँ आ गए? इंडिया। कोई मसला, कोई इशू? आंसर हो गया सलमान। कोई सवाल है? चौथा रीजन, इंडिया की जो नेचुरल पोजीशन है, अगर आप देखो, आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है शायद? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन क्लास में क्या है? फर्स्ट पोजीशन। आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है? आपकी फर्स्ट? नहीं, फर्स्ट क्या है? ठीक है, लेकिन ये सवाल आप मुझसे नहीं कर सकते सर, आपकी फेवरेट पोजीशन। ठीक है, अच्छा। अब सही है ना? अब क्या होगा? अब चौथा रीजन, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, सारे पुराने रूट, सिल्क रूट यहाँ से निकलता है, माउंटेनियस रीजन्स हैं, आसपास सेंट्रल एशिया से हमारे रास्ते खुलते हैं। तो ये चीज ब्रिटिश को इम्पोर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शुरू से कॉलोनाइजर्स थे। ब्रिटिश हमेशा से क्या चाहती थी? कॉलोनाइज करना, कैप्चर करना इंडिया को। ओ, हर इलाके को जाके कैप्चर करना, कॉलोनाइज करना। तो अंग्रेजों ने ये देखा कि इंडिया अगर हमारे हाथ में आ गया, तो इंडिया की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी ग्लोबल इमेज एज कॉलोनाइजर या ग्लोबल सिक्योरिटी एज कॉलोनाइजर बहुत बढ़ जाएगी। हम दुनिया में, इंडिया को कैप्चर करने के बाद हमारे पास दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट तरीन रूट्स हाथ में आ जाएंगे। रीजनल सुप्रीमेसी, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं ना, क्योंकि कश्मीर की पोजीशन स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। गेटिंग माय पॉइंट? बलूचिस्तान की पोजीशन स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, आप बलूचिस्तान से निकले ईरान आ जाते, समझे बात को? डज दैट मेक सेंस? तो इस वजह से ब्रिटिश ने बोला हम कहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया अगर हाथ लग गया तो इंडिया में स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हमारी पूरी पावर बढ़ जाएगी। टू सम अप दिस पॉइंट, the British were colonizers. They wanted to capture different lands. और since India was at a very key position, पुराने रूट्स भी लग रहे हैं, जैसे यहाँ पर हाईलाइट किया है, सिल्क रूट भी था, अलग अलग सेंट्रल एशिया से हमारे रास्ते लगते थे। तो ब्रिटिश ने बोला यार इस जगह को तो छोड़ना, सो दे केम टू। डज दैट मेक सेंस? और इससे ब्रिटिश खुद फायदे में आ जाते, नुकसान में कौन आ जाते? सही है, क्योंकि जिसने इंडिया को कैप्चर किया वो इजीली अफगानिस्तान में भी पहुंच सकता है, वो इजीली रशिया भी जा सकता था। दैट मेक सेंस? तो ये ब्रिटिश के आने के रीजंस थे, व्हाई दे वर इंटरेस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। आर वी क्लियर ऑन दिस? किसी को कोई मसला है यहाँ तक, कोई सवाल है? अब वो लोग आ गए, उन्होंने ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी। अब सवाल ये है कि वो लोग इंडिया के अंदर उन्होंने अपना रूल बढ़ाया कैसे? हाउ ब्रिटिश एक्सपेंडेड इन इंडिया? अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर अपना रूल एक्सपेंड कैसे किया, बढ़ते कैसे गए? इसके ऊपर जो है ना, वो बहुत टेक्निकल सवाल आता है, ये पूरा ब्रिटिश एक्सपेंशन बहुत डिटेल्ड है।
ठीक है, बहुत डिटेल्ड है, टेक्निकल सवाल आता है इसके ऊपर कि हाउ सक्सेसफुल, हाउ सक्सेसफुल, सवाल क्या आता है, वॉज ब्रिटिश एक्सपेंशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 1750 till 1850। अब सवाल अगर आता है हाउ सक्सेसफुल का, तो हाउ सक्सेसफुल का मतलब ये होता है, नहीं, हाउ सक्सेसफुल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपने ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में पॉजिटिव बातें भी बतानी है और नेगेटिव बातें। हम थोड़ा ब्रेक लेंगे और उसके बाद उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, आप लोग मतलब गर्दन चला लो, मोबाइल यूज कर लो, ठीक है। वी विल टेक सम रेस्ट और उसके बाद विल कंटिन्यू ऑन दिस। ठीक है, ब्रिटिश एक्सपेंशन, किस तरह अंग्रेजों ने अपने आप को फैलाया इंडिया के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज की अंग्रेजों ने वो ये की, पहली बैटल हम लिखेंगे इस आंसर के अंदर, बैटल ऑफ प्लासी। देखिए क्या हुआ, 1756 के अंदर नवाब ऑफ बंगाल जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसको फ्रेंच ने बोला कि आप ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, याद है मैंने बताया था 3 बेसिस हैं, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। फ्रेंच ने नवाब सिराजुद्दौला को बोला कि आप ईआईसी की कलकत्ता वाली जो बेस है उसके ऊपर हमला कर दो, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, वेपन्स देंगे, पैसा देंगे। नवाब जवान का बच्चा, उसने बगैर सोचे समझे हमला किया, सक्सेसफुल हो गया, कलकत्ता कैप्चर कर लिया। क्वीन ने इतने में बोला ओ जरा सबर करो, और क्वीन ने भेजा अपने मिलिट्री जनरल सर रॉबर्ट क्लाइव, यस, किसको भेजा, सर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आया, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव ने आकर अपना 2 काम किए। पहला तो काम रॉबर्ट क्लाइव ने ये किया, जो कि मेन काम है, नवाब सिराजुद्दौला का जो मिलिट्री कमांडर था उसको ब्राइब किया। उसके मिलिट्री कमांडर का नाम था मीर जाफर, उसको ब्राइब किया। और दूसरा काम, नवाब सिराजुद्दौला से जंग की। जंग जब की तो नवाब चौड़े में था कि मैं तो जीतूंगा। जंग के दौरान हुआ ये, बारिशें हो गई, रॉबर्ट क्लाइव ने अपना फौरन वेपन्स के ऊपर पर्दा डाल दिया, लेकिन नवाब ने यूं खोल के बैठा रहा। तो बारिश के बाद वो वेपन्स काम ही, नवाब के वेपन्स ही काम नहीं की। तो इस तरीके से कैनन्स, कैनन्स, तो इस तरीके से नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। किसने हराया, रॉबर्ट क्लाइव ने। ये पहली जंग थी, पहली जंग, फर्स्ट जंग। और जब ये रॉबर्ट क्लाइव जीत गया तो उसने मीर जाफर को बनाया नया नवाब ऑफ बंगाल। क्या बनाया, फर्स्ट मतलब नया बनाया नवाब ऑफ, सिराजुद्दौला तो मर गया, सिराजुद्दौला की बॉडी मिली थी रिवर में से, ठीक है। फटाफट से एक बार क्विक रिकैप ले लो उसका। 70 डेट्स इंपॉर्टेंट है। 1756 में नवाब सिराजुद्दौला, जो कि नवाब ऑफ बंगाल था, उसको फ्रेंच में बोल, हाँ, व्हाट हैपेंड एट द बैटल ऑफ प्लासी, इसको बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, ठीक है। उसने जो है ना वो अटैक किया ईआईसी बेस कलकत्ता पे, ठीक है, सक्सेसफुल रहा, ठीक है। और उसके बाद जब रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत दी। मीर जाफर कौन था, मीर जाफर सिराजुद्दौला का मिलिट्री जनरल था, कमांडर था। उसने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया। जब जंग हुई, जंग के दौरान बारिश भी हुई, और जो वेपन्स थे उन्होंने जो है ना वो क्लोज नहीं किए। किसने नहीं किए, नवाब सिराजुद्दौला ने वेपन्स अपने क्लोज नहीं किए। और कौन हार गए, नवाब की आर्मी हार गई, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। डज दैट मेक सेंस। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पर मैं इंटरेस्टिंग आपके साथ बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब नवाब ऑफ बंगाल ने अटैक किया था कलकत्ता पे, तो उसने जो है वो, जस्ट अ सेकंड, हेलो,
पंचनाम, जी 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 जी, कन्फर्म है, ठीक है। ठीक है, थैंक। डायमंड सुपरमार्केट। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। समझे ना? अच्छा, एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग वाक्य ये है, अच्छा यहाँ पर इंटरेस्टिंग वाक्य ये है, ये कि नवाब की जो फोर्सेस थी, जब उसने कैप्चर किया था बंगाल को, तो उन्होंने ब्रिटिश के प्रेजेंट, ब्रिटिश जो वहां पर लोग थे कलकत्ता के अंदर, उनको एक कमरे में बंद कर दिया। उनको क्या किया? एक कमरे में बंद कर दिया। 146 टोटल कैप्चर किए, उसमें से 123 मर गए। और कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये 43 थे टोटल। खैर, इस इवेंट को कहा गया, इस इवेंट को एक स्पेशल नाम दिया गया, इसको कहा गया ब्लैक होल इंसिडेंट। क्या कहते हैं हिस्टोरियंस इसको? ब्लैक होल इंसिडेंट। ब्लैक होल इंसिडेंट। समझ आ गई बात? डज दैट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। तो ये थी बैटल ऑफ प्लासी, ये पहला। इसके बाद क्या होता है? दूसरी, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर क्या होता है? आप गौर से सुनना ये बात। एक तरफ है रॉबर्ट क्लाइव, ईआईसी की आर्मी, ईआईसी की आर्मी वर्सेस तीन लोग हैं। पहला है नवाब ऑफ ओध। ओध को आप अवध भी कहते हैं, अवध इंडिया के अंदर चल रहा है। अवध के नवाब थे वो। उस वक्त का मुगल एम्परर शाह आलम टू, और मीर जाफर का बेटा मीर कासिम। एक तरफ ईआईसी है, दूसरी तरफ कौन है? मीर कासिम है, नवाब ऑफ ओध है, और शाह आलम टू। कौन है शाह आलम टू? हाँ, ये मीर कासिम टू के इसके बाप को क्या किया था? इसके बाप को, इसका इसका बाप गद्दार था लेकिन बेटा होना। ठीक है, हाँ, समझ आई बात? तो बेटे ने फोर्सेस मिलाई किसके साथ? नवाब ऑफ ओध और शाह आलम टू के साथ। ये फोर्सेस मिलाई इन्होंने। सो द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ नवाब सिराज, ओ सॉरी, ऑफ मीर कासिम वाज द सन ऑफ मीर जाफर, शाह आलम टू उस वक्त के जो मुगल एम्परर थे, और कौन थे भाई? नवाब अफजल। इन तीनों ने मिलाया ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के खिलाफ, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ जंग हुई। अनफॉर्चुनेटली हार गए। और इसके बाद शाह आलम टू के पास गई ब्रिटिश, रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव ने टॉर्च, मतलब कहना चाहिए आपको बंदूक की नोक पर, शाह आलम टू को बोला हमारे साथ एक ट्रीटी साइन करो, जिसका जिसका बच्चों को नहीं पता होता, उसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। क्या कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। आपकी हिस्ट्री के अंदर अलाहाबाद दो जगहों पे इंपॉर्टेंट है, एक ये ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765, और दूसरा सेक्शन 2 के अंदर अलामा इकबाल का प्रेसिडेंशियल एड्रेस 1930 का इलाहाबाद एड्रेस भी कहा जाता है उसे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रीटी? इसके पीछे वजह ये है, ये ट्रीटी साइन कराई शाह आलम टू से, और उस ट्रीटी में लिखा था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तमाम जगहों का जो रेवेन्यू है वो किसके हाथ में आ जाएगा? ब्रिटिश के हाथ में। और शाह आलम टू ने साइन की, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। डज दैट मेक सेंस? सो मेरा यहाँ पर आप दोनों से, मतलब आप सबसे ये क्वेश्चन है, दो को टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी भी एक दो तीन को जनरल क्वेश्चन रखना चाहिए। आप मुझे बताएं कि इन एक्सपेंशन में, ये जो ब्रिटिश एक्सपेंशन है, अगर इसका सवाल आता है हाउ सक्सेसफुल, यानी पॉजिटिव बात भी लिखनी है, और सवाल क्या है? हाउ सक्सेसफुल वाज ब्रिटिश एक्सपेंशन। तो इस सवाल के अंदर आप मुझे बताएं बैटल ऑफ प्लासी में कौन ज्यादा सक्सेसफुल है? ब्रिटिश सक्सेस और इंडियंस फेल। बैटल ऑफ बुक्सार में बताओ कौन सक्सेसफुल है? क्या इंडियंस को थोड़ी सक्सेस मिली? पूरा हार गया। ब्रिटिश सक्सेस कंप्लीट।
लेकिन क्या कुछ एफर्ट्स किए, कोशिश की इंडियंस ने, तो ये इवेंट आएगा कोशिश में कि हाँ भाई कोशिश की गई थी इंडियंस की तरफ से, लेकिन सक्सेसफुल कोशिश तो थी आपकी। सही है। तो मेरा जुमला बहुत गौर से सुनना। हाउ सक्सेसफुल वाज ब्रिटिश एक्सपेंशन, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखते हो। तो ये तो सर दोनों सक्सेसफुल एक्सपेंशन थी, तो इसमें नेगेटिव बात है, इसमें नेगेटिव बात एक ही होगी कि ब्रिटिश को, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश को थोड़ा टफ टाइम, तो वो हाउ सक्सेसफुल में पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव टफ टाइम दिया था, टीपू सुल्तान ने टफ टाइम दिया था। तो इसको कहा जाता है एंग्लो मैसूर वॉर्स। क्या कहा जाता है? इसमें क्या हुआ था ब्रिटिश के लिए टफ टाइम, इसमें इंडियन की थोड़े टाइम तक सक्सेसफुल रही, इंडियन सक्सेस फॉर सम टाइम। ओवरऑल कौन जीता? ओवरऑल ब्रिटिश सक्सेस। डज दैट मेक सेंस? तो ये ब्रिटिश के लिए थोड़े टाइम तक, जब हम ये बोलते हैं इंडियन सक्सेस फॉर सम टाइम, तो ये थोड़े टाइम तक ब्रिटिश के लिए नेगेटिव था। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान जिसका असल नाम था फतेह अली, ये बेटा था, पता है किसका बेटा था टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान बेटा था हैदर अली का। किसका? हैदर अली का। टीपू सुल्तान की ना दोस्ती थी फ्रेंच के साथ। किसके साथ दोस्ती थी? फ्रेंच के साथ। फ्रेंच इसे बड़ा रखती थी, सपोर्ट वगैरह करती थी। ब्रिटिश को ये चीज मंजूर नहीं थी। लॉर्ड वेलेस्ले को हमेशा से इस पे डाउट होता था कि ये फ्रेंच से कुछ ज्यादा ही दोस्तियां कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो लॉर्ड वेलेस्ले ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मी, ब्रिटिश आर्मी को सेंट ताकि टीपू सुल्तान को हराया जा सके। इसको कहा जाता है एंग्लो मैसूर वॉर्स। क्या कहा जाता है? एंग्लो मैसूर। पहली जंग टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के दरमियान हुई 1799। यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू लर्न दिस। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओ, मैंने क्या बोला, कौन सी जंग हुई? फर्स्ट बोली मैंने, मेरे ख्याल में स्लिप ऑफ टंग किया मैंने। फोर्थ, फोर्थ। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। 1799 के अंदर चौथी जंग हुई, चौथी, जिसके अंदर टीपू सुल्तान को हरा दिया गया, मार दिया। और ये जंग कहाँ हुई थी? सरिंगापट्टनम, सरिंगापट्टनम। इसमें, हाँ तुम्हें दिखाऊं, सरिंगापट्टनम जगह का नाम है। होटल्स भी आज वहां चलना है। सही है। टीपू सुल्तान, ठीक है, द सीज ऑफ सरिंगापट्टनम। अभी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद क्या होता है 1799 के अंदर ही, अच्छा ये वाली डेट आपको लर्न करने की नॉट रिक्वायर्ड। इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? लॉर्ड वेलेस्ले रिक्वायर्ड है, 1799 याद करना है। टीपू सुल्तान ने 3 बार जंगे की, ब्रिटिश 3 जंगों में सक्सेसफुल, तो ये ब्रिटिश का नेगेटिव पॉइंट था, ये ब्रिटिश का फेलियर था और हमारी सक्सेस थी। इसी तरह सेम ईयर के अंदर नवाब ऑफ ओड्स दोबारा लड़े, हरा दिए थे, टोटल फेलियर। उसके बाद 1803 के अंदर ब्रिटिश ने दिल्ली कैप्चर कर लिया और उस वक्त के मुगल एम्परर को कहा कि आप ये बात एक्सेप्ट करो कि आप हमारे रूल के अंदर, हमारी प्रोटेक्शन के अंदर रूल कर रहे हो। डज दैट मेक सेंस? और आप में से अभी किसी ने जिक्र किया था कि मराठास ने टफ टाइम दिया, बिल्कुल मराठास ने टफ टाइम दिया, उसको कहा जाता है एंग्लो मराठन वॉर्स। शुरू में याद है, ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था, शुरू में औरंगजेब का मैंने बात करते थे, आप लोगों को बताया था कि ये 25 साल मराठा से लड़ता रहा, बेवकूफ ने ये नहीं देखा कि अंग्रेजों ने इसके साथ पीस ट्रीटी बनाई थी। उस चीज का जिक्र आ गया 1781 में, वॉरेन हेस्टिंग्स ने पीस ट्रीटी बनाई थी, किसके साथ? क्यों बनाई? हाँ, ताकि वो दूसरी जगह अपना कंट्रोल बढ़ा सके। तो स्मार्ट तरीका था, मराठा से दोस्ती करो। ठीक है, 1781 के अंदर कोई मसला?
और तकरीबन 37-38 ईयर्स में ये लोग इतने पावरफुल हो गए ब्रिटिश कि 1818 के अंदर मराठास को इन्होंने हरा दिया इन द थर्ड एंग्लो मराठन वॉर। धोखा, समझे बात? 90 डिग्रीज पे धोखा। अब ये बाद में आपको पता चलेगा, समझ आएगा ये 90 डिग्री का धोखा क्या होता है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? तो इसमें इंडियंस की सम सक्सेस है, सम सक्सेस फॉर इंडियंस, और ब्रिटिश का सम, जिसको आप कह सकते हो सम फेलियर ऑफ फॉरवर्ड। हाँ, हाउ सक्सेसफुल वाज ब्रिटिश एक्सपेंशन। और यही सवाल ये वर्ड से भी पूछा जा सकता है, इंडियंस अटेम्प्ट टू रेजिस्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन वाज अ टोटल फेलियर। यानी अंग्रेज तो, इंडियंस ने कोशिश की ब्रिटिश एक्सपेंशन को रोकने की, टोटली फेल था। डू यू एग्री? टोटल फेल तो नहीं था। हाँ, तो समझ आ गया, ये कीवर्ड समझ आ गया, आंसर किस तरह शेप किया जाए। आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? एक और मैं बंदे का बात करूंगा, ठीक है, आप लोगों के साथ, टीटू मी, बल्कि वी विल स्पेंड सम टाइम मोर 10 मिनट्स, और ताकि हमारी एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये मैं आधे में नहीं छोड़ना चाहता। टीटू मी, टीटू मी जैसा कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये एक बंगाली था जिसका जिसके पास जो है ना वो बहुत एक घमंड था, और ये ब्रिटिश और जमींदार का कट्टर दुश्मन था, कट्टर दुश्मन। इसका असल नाम सैयद मीर निसार। कहां से ताल्लुक था इसका? बंगाल से। कहां से ताल्लुक था इसका? हाँ, वहां से ताल्लुक था इसका। अब इसने आर्मी बनाई थी अपनी, और टीटू मीर जो था ये इंस्पायर था, ये पता है किससे इंस्पायर था? ये बहुत कम लोगों को पता होगा दोस्तों। इंस्पायर्ड बाय सैयद अहमद शहीद बरेलवी। आर वी क्लियर ऑन दिस? देख लो 1827, देखो सेम डेट से वो सैयद अहमद शहीद बरेलवी हज के लिए कब गए? याद करो, मैंने तुम लोगों को बताया था। कमॉन यार, कल बताया, परसों बताया, कब बताया था मुझे भी याद नहीं, लेकिन बताया था। सैयद अहमद शहीद बरेलवी वेंट फॉर हज इन 1821। याद है? ये देखो, ये कब गए? एक साल उन्होंने 1826 के अंदर अपना हेडक्वार्टर बनाया पेशावर को। याद है? ये सेम देखो, टाइम पीरियड सेम है। 18, देखो अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा तुम लोगों को रिव्यू दे दूं। सैयद मीर निसार, जिसको टीटू मीर के नाम से आप जानते हो, ये सख्त दुश्मन थे अंग्रेजों के, और कॉलोनियल सिस्टम, जिसको आप अंग्रेज ब्रिटिश सिस्टम कहते हो, और ये लोग दुश्मन थे जमींदार से। आदि शरीयतुल्लाह की जमींदार से, याद है ना, उसके खिलाफ बात की थी आदि शरीयतुल्लाह ने भी। इसका ताल्लुक बंगाल से था, ही वाज अ बंगाली फ्रीडम फाइटर। ठीक है, ही वेंट फॉर हज। जब ये हज से वापस आया, उसके बाद इसने बोला कि अब मुझे जो है ना वो मेरे लोगों के लिए कुछ करना है। ठीक है, सो ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ किंग, और कितने की आर्मी बनाई? लेड अ फोर्स ऑफ 15,000। खुद को इसने किंग डिक्लेयर कर दिया। इससे एक और आपको बात पता चलती है कि मुगल्स हैड नो रेपुटेशन या पावर। खुद को किंग डिक्लेयर करना, मैंने आपको बताया था ना, जमींदार और पावरफुल लीडर्स ने इंडिपेंडेंस क्लेम कर ली। हुआ क्या इस टाइम, और क्या हो रहा था 1831 में? कहीं दूर बालाकोट में जंग चल रही है, बैटल ऑफ बालाकोट 1831 में। और 1831 में टीटू मीर ने एक बैम्बू फोर्ट बनाया था। उस बैम्बू फोर्ट में रह के उसने ब्रिटिश को सही बबू दिए। ठीक है ना, ब्रिटिश ने खूब कोशिश की उसको हराने की, लेकिन हरा, पता है फाइनली कैसे हराया? ब्रिटिश लेके आ गए बड़े बड़े अपने कैनन्स। ठीक है, कैनन से वो फोर्ट की उन्होंने मतलब लगा दिए। सो हाउ विल यू गाइस क्लासिफाई दिस? सम इंडियन सक्सेस। असल व्हाई इज इट सम इंडियन सक्सेस? क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि टीटू मीर वाज टू अ सर्टेन एक्सटेंट सक्सेसफुल
इन रेजिस्टिंग ब्रिटिश रूल, कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा। आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है एनेक्सेशन ऑफ सिंध। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ठीक है। एनेक्सेशन का क्या मतलब होता है? एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी भी जगह को जाके कैप्चर, ठीक है। अब थोड़ी सी मेरी बात यहाँ पर गौर से सुनना। 1809 के अंदर, 1809 के अंदर पीस ट्रीटी थी। सर पीस ट्रीटी थी किसके दरमियान? बिटवीन ब्रिटिश एंड सिंध को उस वक्त रूल करते थे अमीर्स। कौन रूल करते थे? सिंधी अमीर्स। अमीर्स रूल करते थे, दे यूज्ड टू रूल सिंध। इनके दरमियान पीस ट्रीटी थी। कोई मसला, कोई इशू? अब हुआ क्या? हुआ ये कि आप कहते हैं ना किसी को पिन करना, इन अमीरों को पिन किया गया। तो इन अमीरों ने पता है क्या किया? ब्रिटिश रेजिडेंसी में हमला कर दिया 1843 के। अंग्रेजों ने पिन किया, बार 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 पिन किया अमीरों को। अमीरों ने गुस्से में आके हमला कर दिया किसके ऊपर? ब्रिटिश जहां रहते, ब्रिटिश रेजिडेंसी के ऊपर। फिर ब्रिटिश ने क्या बोला? हम पीस ट्रीटी तोड़ रहे, उंगली भी खुद की, ताकि वो मौका नाम भी उनका खराब हो। अमीरों ने हमला किया, आसान जो सिंध है, अमीरों ने हमला कर दिया, समझ रहे हो? और फिर ये तो बात जंग में तब्दील हो गई। इसको कहा जाता है बैटल ऑफ मयानी। क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ मयानी। और इस जंग में सर चार्ल्स नेपियर को मदद की थी आगा खान वन, हसन अली शाह ने अमीर्स को हराने में। ये बात नहीं बताती बच्चों को, ठीक है। हसन अली शाह, तस्वीर आपके सामने ऑन द राइट साइड, हसन अली शाह। समझ गए बात? ब्रिटिश का साथ। और हसन अली शाह से ये जो है ना चिर्क में, इन्होंने चिर्क में अपना पैलेस बनाया, ठीक है। सिंध को भी ब्रिटिश ने आके कैप्चर कर लिया। और सबसे आखिरी में अंग्रेज गए, यानी कि कैप्चरिंग की जब बात आती है तो अंग्रेज ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं टुवर्ड्स द एंड दे एनेक्स्ड पंजाब, दे एनेक्स्ड पंजाब। अब यहाँ पे टेक्निकल बात है, 2 मिनट की बात है, गौर से सुनना। 1809 के अंदर रंजीत सिंह ने पीस ट्रीटी साइन की थी ब्रिटिश के साथ, जिसको कहा जाता है ट्रीटी, यहाँ पे नहीं लिखा हूं, मैं ऐड कर देता हूं, ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्या कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ नहीं, नहीं, इट्स नॉट ट्रीटी ऑफ लाहौर, इट्स कॉल्ड ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। डज दैट मेक सेंस? रंजीत सिंह की डेथ तक अंग्रेजों की फटी रही। तो इस जुमले तक अगर आप एग्जामिनर को लिख के देंगे कि 1839 तक ब्रिटिश ने पीस ट्रीटी मेंटेन रखी, तोड़ी, तो ये किसकी सक्सेस है? इंडियन अटेम्प्ट्स टू रेजिस्ट ब्रिटिश रूल रोकने में सक्सेस है या नहीं? इंडियंस की सक्सेस है, रोके रहा रंजीत सिंह, इतना डरती थी ब्रिटिश उससे। सो दिस इज सक्सेस, ठीक है। लेकिन उसकी डेथ के बाद 1839 में, रंजीत सिंह की डेथ के बाद, शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा, अंग्रेजों की और सिख्स की आपस में जंग, और सिख्स को हरा दिया गया इन द बैटल ऑफ अलीवाल इन 1846, जिसके बाद साइन की गई ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब आपको क्या लिखना होगा इसमें से आंसर में? आपको सिर्फ ये बातें लिखनी होगी। पहला, यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू लर्न दिस एज वेल, ठीक है। और फिर ये बोलेंगे कि इसकी डेथ के बाद दिस वाज सक्सेसफुल, रंजीत सिंह वाज क्वाइट सक्सेसफुल, बट आफ्टर इट्स डेथ सिखों को ये डर था, यहाँ पर लिखा है, सिखों को ये डर था कि जिस तरह अंग्रेज हर जगह पर एक्सपेंड हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी, तो इन्होंने बोला क्यों ना हम पहले इन पे अटैक कर दें। अटैक किया,
जंग हुई, बैटल ऑफ, हाँ, डर से कि इससे पहले ये हमारे पे अटैक करें, हम अटैक कर दें, हार गए, बैटल ऑफ अलीवाल में हारे। और हमें जो है ना वो इसको कहा जाता है एंग्लो सिख वॉर्स। क्या कहा जाता है? एंग्लो सिख वॉर्स। दो जंगों के बाद कंप्लीटली सिख एम्पायर केम टू एन एंड। ओवरऑल कौन सक्सेसफुल हो गया, किसकी एक्सपेंशन? ब्रिटिश। हाँ हाँ, रंजीत सिंह के पास बहुत बड़ा माइटी एम्पायर था। रंजीत सिंह ने अपनी टेरिटरीज जो है ना वो अच्छी खासी फैलाई थी। ही वाज अ वेरी पावरफुल रूलर। रंजीत सिंह को कहा जाता है सरदार खालसा। he had also a special सिख आर्मी जिसको कहा जाता है खालसा आर्मी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सुना ही है सिखों का नारा। इस पे सिख जो है ना वो मतलब वो बड़े वो हो जाते हैं, हाँ दुश्मन। जिस तरह हम मुसलमानों के लिए कलमा है, इस तरह समझ में आप उनके लिए अच्छा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात, ये गुलाब सिंह जो जम्मू और कश्मीर आपने सुना होगा, गुलाब सिंह जम्मू का बादशाह था, उसने अंग्रेजों की मदद की। तो उसको अंग्रेजों ने बोला तू हमसे क्या खरीद ले? कश्मीर तेरा, चल बेटा चिकन डिनर। समझ में आ गई बात? अच्छा, जस्ट टू सम अप दिस वास्ट दिस वेरी ह्यूज लेक्चर, मेरा आप लोगों से सवाल ये है, ब्रिटिश एक्सपेंशन में यहां से लेके हमने यहां तक पढ़ा, हर चीज में एक कॉमन चीज है। क्या हुई है? खाली क्या हुई है? बैटल। तो क्या सिर्फ बैटल के जरिए अंग्रेजों ने एक्सपेंड किया? नहीं, दो और चीजें थी। एक थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स निकाला था 1852 में जनरल लॉर्ड डेलहाउसी ने। किसने निकाला था? लॉर्ड डेलहाउसी। उसमें ये बोला गया अगर कोई रूलर मर गया जिसका कोई मेल औलाद नहीं है तो उसकी जगह कौन ले लेगी? तो ये कर करके ब्रिटिश ने झांसी कैप्चर किया, सतारा, नागपुर, सांबलपुर यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर है, सांबलपुर यूनिवर्सिटी में। हाँ, सांबलपुर, हाँ एग्जैक्टली, सांबलपुर यूनिवर्सिटी। झांसी नहीं, वो नाना साहब की बात करो, कानपुर का था। कानपुर नाना साहब वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव। ठीक है, मराठी पेशवा। सांबलपुर यूनिवर्सिटी के अगर ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर एक जर्नल है, रिसाला जर्नल पब्लिश, जिसमें आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, साउथ एशियन हिस्ट्री कल्चर। उसके अंदर मेरा एक आर्टिकल पब्लिश, उसमें मैंने हसन अली शाह के बारे में जिक्र किया, उनका सिंध के अंदर मैं आपको साउथ एशियन हिस्ट्री कल्चर सर्च बड़ी खराब है गूगल की है। ये रहा, ये मैंने इनके साथ सांबलपुर यूनिवर्सिटी में ये पब्लिश्ड आर्टिकल है, आप देख सकते हैं कि ऐसा जर्नल्स, ये आईबीए की वेबसाइट पर भी कैटलॉग है। ये कॉपीराइट्स गलती से, ठीक है, ये मैंने गलती से एक आर्टिकल लिख दिया था 16 पेज का, 10,000 अल्फाज का। हाँ, तो वो फिर मैंने पब्लिश किया था। ठीक है, नहीं नहीं, इसमें हिस्ट्री असर की और सिंध के अंदर एक जगह है उसके ऊपर। ठीक है जी, है। सो तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स समझ आई, ये मैंने ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा बता दिया। तो सिर्फ जंग से नहीं जीते, सिर्फ जंग से एक्सपेंड नहीं किया। और दूसरी पॉलिसी क्या थी? दूसरी पॉलिसी ये भी थी कोलैबोरेशन। बहुत सारे नवाबों के साथ दोस्ती की थी, बहुत सारे सूफियों के साथ दोस्ती की थी। तो उनके जो फॉलोवर्स थे वो ब्रिटिश को, देखो जो एक सूफी थे उनके पास बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग थी, तो वो सूफी शेख से, सूफी मास्टर से अंग्रेज हाथ मिला देते थे, दोस्ती करते थे, सालाना वजीफा देते थे, अलाउंस गिफ्ट्स।
तो इससे क्या होता था, ब्रिटिश को हेल्प मिलती थी एक्सपेंड। समझ आ गई बात? आर वी क्लियर ऑन दिस विद दिस? नहीं, उनसे नहीं लड़ते थे, ये कोलैबोरेटिव पॉलिसी थी, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? ठीक है, ये दिस मार्क्स द एंड ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन। अब इसके कुछ पास से पढ़ के क्वेश्चंस हैं कि ब्रिटिश क्यों सक्सेसफुल हुए, ब्रिटिश ने क्यों, व्हाई दे वर एबल टू कैप्चर इंडिया, व्हाई इंडियन स्टेट, सो ऑन सो फोर्थ, वी डिस्कस दैट, ठीक है।